गांव की सारी औरतें चाचा को काला नाग कहती थी। काले नाग का नाम सुनकर शर्म से मुंह छुपा लेती। एक रोज मैंने अपनी चाची से पूछा कि चाचा को गांव की सारी औरतें काले नाग वाला क्यों कहती हैं? तो चाची कहने लगी कि आज शाम को दरवाजा खुला रखेंगी, तुम खुद ही आकर देख लेना, सब समझ लग जाएगी। रात हुई तो चाची के घर का दरवाजा खुला और मैंने छुप कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसकता गई। मेरे छोटे चाचा से सब गांव की औरतें क्या मर्द भी डरते थे। मैंने जब से होश संभाला था, सब लोगों को चाचा को काले नाग वाला ही कहते ही सुना था। पहले तो मुझे यह मालूम तक ना था कि काला नाग क्या होता है, लेकिन जो कि हम गांव के रहने हमेशा होते थे और गांव में खेत खलिहान में सांप अक्सर होते थे। इसलिए जब मेरी उम्र 15 साल की थी, एक दिन स्कूल से घर आते हुए खेतों के रास्ते गुजर रही थी। मेरी सहेली काले नाग की रट लगाए जा रही थी। इतने में हमारी नजर खेतों की तरफ पड़ी। हमने पहली बार वहाँ काले रंग का सांप देखा। हम लड़कियों की जान पर बन गई। फिर हम सब ने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया। इतना तेजी भागी कि पीछे पालन के भी ना देखा। हमरे कदम वापस स्कूल पर ही रुके, लेकिन जब हमने पीछे देखा तो वो सांप कहीं नहीं था। पहली बार हमें पता चला कि काला नाग किसे कहते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में खेतों से गुजरते थे ताकि जल्दी घर पहुंच जाए, लेकिन क्या मालूम था कि वहाँ काला नाग देखने को मिल जाएगा। उस दिन के बाद से तो हमने तौबा कर ली और कच्ची सड़क पर ही घर जाने को तरजीह दी। ये बात अम्मी को बताया कि हमारे पीछे काला नाग लग गया था। इस वक्त चाचा भी वही बैठे खाना खा रहे थे। ये सुनकर उनका निवाला हाथ में ही रह गया। कहने लगी, तुम क्यों खेतों के रास्ते से आई हो? मैंने कहा, मुझे क्या पता था कि वहाँ पर सांप होगा। मेरे चाचा परेशान से हो गए, खाना वही छोड़ दिया और चले गए। जब मैंने अपनी चाची की तरफ देखा तो उनकी रंगत भी उड़ी हुई थी। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरी अम्मी मुझे डांटने लगी कि क्या जरूरत थी अपने चाचा के सामने ये सब कहने की। मुझे अपनी अम्मा की बात समझ में ना आई। मैंने खाया और सो गई। शाम को चाचा वापस आए। उनके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। आते ही चारपाई पर गिर गई। मेरी चाची मुंह में बड़बड़ आने लगी। कहने लगी, चढ़ गया होगा, अब तुम्हें बुखार नहीं, ना तुम पास आओगे ना ही मेरी जान सुकून में आएगी। अब जिंदगी तो तुम मेरी मुश्किल में डालोगे। इसी सांप को मार कर आ रहे होगे। ये कहकर वह चाचा को सहारा देने लगी। मैं सोचने लगी कि जिंदगी कैसे मुश्किल में जा सकती है और चाचा तो दोपहर से बिल्कुल ठीक ठाक है। एक सांप को मारकर वो बीमार कैसे हो सकते थे। अगले रोज दोपहर को हमारे घर चूड़ियों वाली आ गई। मेरी माँ को कांच की चूड़ियाँ बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदी हुई थी। इसी दौरान मेरी चाची भी कमरे से बाहर आ गई। अम्मी ने कहा, कांच की चूड़ियां ले लो, तो वह कहने लगी, जाने भी दो भाभी, काले नाग का सलूक नहीं जानती। अब मेरे दिल में वैसे भी कोई अरमान नहीं रहे। यह कहते हुए चाची गुस्ल खाने में चली गई। हमारे घर में गुस्ल खाने कमरों से बाहर बने हुए थे। अम्मी चाची की तरफ देख मुंह में बड़बड़ाई, नाशुक्री औरत, कितना तो ख्याल रखता है वो तेरा। चाचा की शादी को 5 साल ही हुए थे, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। चाची कहती थी कि ये काला नाग है, अपने बच्चों को भी खा जाएगा। अच्छा है कि ये बेच औलाद ही रहे। मैं नहीं जानती थी कि चाची के साथ मसला क्या है, वह क्यों चाचा से इतना खार खाती थी। मुझे शुरू से ही अपने चाचा से बहुत प्यार था। हम 4 बहन भाई थे। चाचा सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे क्योंकि मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। लेकिन जब भी आता मुझे मोहब्बत से अपने साथ लगाते तो मेरी वालिदा और चाची की रंगत उड़ने लगती। अम्मी बार बार मुझे ये समझाती कि तुम चाचा से जरा फासले पर रहा करो। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, फासला खुद ही बढ़ता गया। मेरी उम्र 18 वर्ष हो गई थी। चाचा और अब्बा के बीच बंटवारा हो चुका था। हमारे घर के बीच दीवार खड़ी हो चुकी थी। जमीनें भी अलग हो चुकी थी, लेकिन चाचा चाची से मेरी मोहब्बत और हमारे एक दूसरे के घर आना जाना भी कम नहीं हुआ था। ये बंटवारा भी बड़ी मोहब्बत और सबकी रजामंदी से हुआ था। अब मैं बहुत बातों को समझने लगी थी। पहले मैं इन बातों की तरफ कभी तवज्जो नहीं देती थी, जैसे अब देने लगी थी। लेकिन अब भी मेरे चाचा के नाम से लोग खौफ खाते थे। सब लोग चाचा को घर पर देखते तो घर से वापस लौट जाते और इस बारे में सोचने लगते कि लोग चाचा को काला नाग क्यों कहते हैं। मेरे चाचा देखने में गोरे चिट्टे गब्बू जवान थे। बदली में बड़े प्यार से करते थे।
मैंने आज तक किसी से भी लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, एक बात जरूर थी कि इनकी आंखें हर वक्त लाल रहती थी और वह अपनी आंखों की काली पुतलियां बड़ी तेजी से घुमाते रहते, जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। मेरे चाचा बहुत कम ही किसी पर गुस्सा करते थे, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता तो उस वक्त तो मेरी चाची भी काम कर रहे जाती चाहती। मैंने मैट्रिक पास की तो मेरी पढ़ाई छुड़ाकर मुझे सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए एक औरत के घर भेज दिया। घर के बहुत से काम अब मेरे जिम्मे डाल दिए। रात को मेरे चाचा आधे घंटे के लिए ही सही लेकिन हमारे घर जरूर आते थे। खेती बाड़ी के बारे में ही बात करते थे रहते और मुझसे कहते कि सना बेटा दूध वाली चाय तो पिला दे। मैं भी उनको चाय पिला देती। वो मेरे सर पर शफकत से हाथ रखकर मुझे दुआ देते। मैं वही सहन में खाने गंदे बर्तन धोती। एक रात अब्बा की एक बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। अब्बा चाचा से कहने लगे, निजाम तेरे खेतों में तो सांप बिच्छू कदम भी नहीं रखते क्योंकि तू खुद काला नाग है। अब्बा की बातें सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए और मैं कान लगाकर बातें सुनने लगी। आखिर ये कैसी बातें बताई थी अब्बा ने? ऐसा कैसे मुमकिन था कि सांप बिच्छू सबके खेतों में नजर आ जाया करते थे? बेजुबान और अक्ल से बेगाने जानवरों को भला क्या पता कि किसकी जमीन पर जाना है, किसके जमीन पर नहीं जाना। मैंने बहुत देर तक इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। फिर मुझे लगा हो सकता है मजाक करे, लेकिन मुझे बचपन की ऐसी बातें बहुत ही याद थी कि जो बचपन में मैंने सुनी थी, लेकिन वह नहीं किया था। जब मम्मी ने मेरे चाचा के लिए रिश्ता देखना शुरू किया तो गांव का कोई भी शख्स मेरे चाचा को अपनी बेटी देने के लिए तैयार न था। सब कहते ये इंसान नहीं काला नाग है। मेरे चाचा काफी परेशान हो चुके थे। मेरी चाची को चाचा के बारे नहीं पता था कि चाचा को सब काला नाग बोलते हैं क्योंकि चाची दूसरे गांव की थी। लेकिन जब शादी होकर हमारे घर आई, अगली सुबह बहुत रो रही थी। मेरे अम्मी से कहने लगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मुझसे सच छुपाया है। मेरी अम्मी चाची की दिल जोरी करने लगी। इस वक्त तो बस मुझे अपनी नई नई चाची को देखने का शौक था। मैं उनके कमरे में गई थी, मगर चाची को रोता देखकर कमरे के बाहर खड़ी हो गई। ये बात सुनी फिर बाहर खेलने चली गई। मुझे मेरे अंदर एक उत्साह बढ़ने लगा था। एक बार मैं अपने सिलाई वाली के घर पर सिलाई सीख रही थी। मैंने वहां आई औरतें को देखा जो मेरी उस्तानी से कपड़े सिलाने आई थी और वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मेरी उस्तानी से कहने लगी, लड़की तो बड़ी प्यारी है, किसके घर की है हमें बताओ, अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात चलाऊंगी। उस्तानी ने तंज लहजे में कहा, निजाम की भतीजी है, जाकर काले नाग से रिश्ता मांग ले। ये सुनते ही वो औरतें घबरा गई और अपने कानों को हाथ लगाने लगी। वह मुझे देखकर भागी जैसे मैं काला नाग बन चुकी हूँ। मैंने अपनी उस्तानी से पूछ ही लिया कि गांव वाले मेरे चाचा को काला नाग क्यों कहते हैं। कहने लगी, क्यों तुम्हें नहीं पता? मैंने कहा नहीं। उस्तानी कहने लगी, अपनी माँ से पूछ लेना कैसा है तेरा चाचा। मैंने वापस आते ही अपनी सिलाई का बैग एक तरफ रख दिया और अम्मी के पास आकर बैठे गई। फिर अम्मी से पूछा, मुझे बताएं, चाचा को काला नाग क्यों कहते हैं? मेरी बात सुनते ही मेरी माँ मुझे तिरछी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, आज कौन सा भूत सवार है तुझ पर जो ऐसे उल्टे सवाल कर रही है? मैंने उस्तानी की सारी बात बता दी, जो कहने लगी, दफा कर ऐसे लोगों को। मैंने कौन सा तेरा रिश्ता इस गांव में करना है? तेरी बात मैंने अपने भाई के बेटे के साथ बचपन में ही तय कर दी थी। मैंने कहा, जरूर मुझे ये जानना है, क्यों सब लोग चाचा को कलाना चाहते हैं? मेरी वालिदा पहले तो मुझे टालती रही और फिर सख्त लहजे में कहने लगी, खबरदार कर दी। और फिर साथ लेटे में कहने लगी, खबरदार तू जा, हांडी चढ़ा जाकर रात को चाचा घर आए तो कहने लगी, रानी चाय बना दो, सर में आज बहुत दर्द है। मैंने चाय बिल्कुल बेमन से बनाई, बार बार चाचा को ही देख रही थी। मेरी माँ मुझे ही नहीं, मेरे भाइयों को भी चाचा से दूर रखती थी। कहती थी चाचा के करीब मत जाया करो। मेरा जहन इस वक्त बहुत उलझा हुआ था। मैंने चाय की प्याली चाचा को दी। उन्होंने घूंट भरा तो बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगे, तूने चीनी नहीं डाली। मैंने कहा, डाली तो है, दिखाएं मुझे। मैंने फौरन चाचा के हाथ से चाय की प्याली ली और मुंह को लगाने लगे ताकि ये देख सकूं कि चाय में चीनी है कि नहीं।
जब मेरे अब्बा ने मेरे हाथ को इस तरह से परे झटक दिया कि कप दूर जाकर गिरा और चाय मेरे हाथ पर गिर गई और मेरा हाथ जल गया और अब्बा गुस्से से मुझे खा जाने वाले अंदाज से देख रहे थे। मैं रोने लगी। अम्मा भी कमरे से बाहर आ गई। अब्बा कहने लगे, चल दफा हो यहाँ से। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि अब्बा ने मेरे साथ क्यों किया ऐसा। एक तो मेरे हाथ पर चाय गिरा दी और मुझे ही डांट रहे थे। मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। चाचा अब्बा को समझाने लगे, उसे क्या खबर, वो तो बच्ची है। गलती मेरी थी, गलती मेरी थी। ये बात कहकर वो चले गए। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि गलती क्या थी। उस रात मैं देर तक रोती रही। अगले दिन मैं चाची के घर चली गई। बस एक दीवार का ही तो फासला था। इस बार मैं पक्का इरादा करके गई थी कि सच्चाई जाने बिना वापस नहीं आऊंगी। मैंने चाची से ढेरों सवाल कर दिए। वह भी रो रही थी और आखिर वह चाचा से इतना नाराज क्यों रहती थी और चाचा को सब कला नाग क्यों कहते थे। मैंने चाची को अपनी उस्तानी के सारी बात बता दी और अब्बा की रात वाली बात भी बता दी। अपना जला हाथ भी दिखाया। चाची चुपचाप मेरी बातें सुनती रही और फिर कहने लगी, आज की रात तुम यहाँ रुक जाओ, मैं दरवाजा खोलकर सो जाऊंगी, तुम देख लेना। चाची ने दरवाजा खुला रहने दिया। जब मैंने छुप कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। काला नाग चाची ने कमरे में जाने से पहले शीशे का जग में डाला और मुझसे कहने लगी, तेरे चाचा फीका दूध नहीं पीते, ना ही फीकी चाय, और रात 1 बजे कमरे में जाकर देख लेना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। चाची सो चुकी थी और चाचा नमाज पढ़ रहे थे। 1 बजे तक जा नमाज पे ही बैठे रहे। उसके बाद 1 बजे उठे और दूध का जगह मुंह को लगा लिया। लेकिन अगले ही लम्हे दूध फीका होने के वजह से दूध जग में थूक दिया। ये एक बेइख्तियार सा अमाल था, लेकिन दूध नीला हो चुका था, जैसे इस दूध में जहर डाल दिया हो। ये देखकर मेरे होश उड़ गए, लेकिन मैं वहीं से पलट कर वापस आ गई। अगले रोज चाची ने बताया कि तुम्हारे चाचा बचपन में बहुत बीमार हुए थे, यहाँ तक कि मरने के करीब थे। उनका इलाज एक हकीक ने सांप के जहर से किया था, क्योंकि इस बीमारी का वही इलाज सांप का जहर था। लेकिन सांप की दवा मिकदार बहुत कम थी। तुम्हारी दादी तुम्हारे चाचा को दिया करती थी। एक बार तुम्हारी दीदी घर नहीं थी। निजाम की तबीयत बिगड़ी तो इस दवा की शीशी को मुंह लगाकर पी लिया। जब उसकी तबीयत खराब होती है तो बोतल को मुंह लगाकर पी लेता था। तुम्हारे चाचा के अंदर जहर की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वह जहर का आदी हो चुका था। एक बार गली में खेलते हुए तुम्हारे चाचा की किसी से लड़ाई हो गई। तुम्हारे चाचा ने उसे दांत से काट दिया। वह लड़का इसी वक्त तड़पने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो मर गया। बहुत शोर शराबा हुआ। जब ये बात हकीम तक पहुंची तो उसने बताया कि निजाम की नसों में जहर भर चुका है, कि ये जिसे भी काटेगा वह मर जाएगा, जो शख्स इसका जूठा खाएगा वह भी मर जाएगा। इसीलिए सब गांव वाले तुम्हारे चाचा से डरते हैं। कोई भी इनके पास नहीं जाता। मैं बेवा औरत थी। मुझसे भी तुम्हारे चाचा ने बस इसीलिए शादी की, मुझे सहारा देने वाला कोई ना था। लेकिन शादी की रात ही कह दिया था कि वह मुझे मेरा हक नहीं दे सकती, वरना मैं मर जाऊंगी, और सिर्फ मुझे सहारा देने के लिए ब्याह कर लाए थे। बस यही वजह थी कि तुम्हारी माँ ने भाइयों को भी निजाम से दूर रखा, कहीं प्यार से वह तुम लोगों को गलती से अपना झूठा ना खिला दे। फिर कहने लगी, वो देर रात तक नमाज पढ़कर यही दुआ करता है कि इसके अंदर से इस जहर का असर हो जाए। एक दूसरे हकीम से इलाज भी करवा रहा है, जिसने उम्मीद दिलाई कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।